हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक अब हम करेंगे वो है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये नॉमिनेशन क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम लोग वोटर्स लोग इलेक्शन में वोट करते हैं कि हर वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो वोट कर सकता है इंडिया में। तो इसी तरह हर वो इंसान जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है वो हिंदुस्तान में एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो ये हो गया उनकी पहली प्री रिक्विजिट कि वो इलेक्शन में खड़े होने के लिए इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उन्हें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें उन्हें जो वो जो फॉर्म भरते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, उसमें उन्हें कुछ चीजें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। तो पहला क्या होता है कि कोई भी सीरियस क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में नहीं चल रहा है। इसका मतलब है अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके खिलाफ कोर्ट में कोई सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है तो वो एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरा, उनके पास जितनी भी देनदारी और संपत्ति होती है इसका खुलासा उन्हें पूरे एफिडेविट के साथ अपने उस नॉमिनेशन फॉर्म में करना पड़ता है, पूरे वेरिफिकेशन के साथ कि ये उनकी संपत्ति है और कुछ कुछ पर्टिकुलर जो भी उनकी देनदारी है ये उनकी देनदारियां हैं। तीसरा आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो कितने एजुकेटेड हैं। अब जो ये तीसरा क्लॉज आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर हमारे देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे कि उन लोगों का मानना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें किसी साइंटिस्ट की तरह कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, कोई लॉ प्रूफ नहीं करने, डॉक्टर्स की तरह कोई सर्जरी नहीं करनी, ना किसी अकाउंटेंट की तरह कोई बैलेंस शीट मैच करनी है या किसी फर्म के अकाउंट्स को चेक करना है। तो अगर वो पॉलिटिकली अगर वो एजुकेशनली उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है तो भी वो एज अ पॉलिटिकल लीडर या एज अ पॉलिटिकल कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजों के लिए, इन चीजों के लिए जो देश के विकास से रिलेटेड डिसीजन है, लोगों का मानना होता है, कुछ लोगों का मानना होता है कि इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं जरूरत होती। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? अब इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो वोटर्स पर डाल दी। उन्होंने कहा ये वोटर्स तय करेंगे कि जो जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं कि वोटर किसको वोट दे। अगर वोटर को लगता है कि जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहते हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो उसको वोट देंगे जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी होगी। और जिस वोटर को लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है तो वो उन्हें वोट नहीं देंगे। तो इसलिए ये जो सारा का सारा जो डिसीजन लेने का हक है वो वोटर को दे दिया गया। अब इसके बाद सॉरी, जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है इलेक्शन कैंपेन। देखिए, इलेक्शन कैंपेन मतलब क्या होता है? जब एक कैंडिडेट अपने कैंडिडेचर को पूरा से हम बोले कि नॉमिनेशन फॉर्म करके डिक्लेयर कर देते हैं और पोलिंग का डेट हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या होते हैं? इलेक्शन कमीशन हमारे देश में वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो किसी भी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम नहीं करती। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है और ये पूरी तरीके से हमारे देश में जहां जहां जितनी भी बार चुनाव होते हैं उनको मैनेज करते हैं। तो ये जो हमारी इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन होते हैं, इनके जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं वो एक हम बोले इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तहत काम करते हैं। और उनका ये मेन काम होता है कि देश में जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वो सुरक्षित और पूरे निष्पक्ष तरीके से विदाउट एनी बायस पूरे देश में इलेक्शन को, जो भी वोटिंग की प्रोसेस है उसको पूरा किया जा सके। तो अब जो हमारा, जैसे कि किसी कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भर दिया और पोलिंग की डेट जो है वो डिक्लेयर हो गई, तो इनके बीच में फॉर्म भरने से लेकर पोलिंग की डेट जब डिक्लेयर हुई उनके बीच में जो 15 दिन होते हैं
उन 15 दिन तक हर कैंडिडेट को यह अधिकार होता है कि वो मेरे और आपके जैसे वोटर्स को अपनी अपनी तरीके से ये बताने की कोशिश करें कि हमें अपना वोट उनको क्यों देना चाहिए। तो ये जो वो प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। तो ये जो इलेक्शन कैंपेन की प्रोसेस होती है, इसमें दो तरह के कैंडिडेट हो गए। एक तो वो कैंडिडेट हो गए जो कि सरकार, जो ऑनगोइंग रूलिंग पार्टी है, उसकी तरफ से खड़े हैं। तो जो रूलिंग पार्टी की तरफ से खड़े हैं वो कैंडिडेट क्या करेंगे, वो हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई पिछले 5 सालों में उन्होंने जो जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमसे वायदे किए थे, उन्होंने किन किन वायदों को पूरा करा और कितनी मेहनत और जिम्मेदारी से उन्होंने सरकार चलाई। साथ ही वो हमें ये भी विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बहुत सारी प्रोसेस जो थी, जो बहुत सारी योजनाएं थी उन्होंने शुरू करी हैं, जो कि अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो ऐसे में वो हमसे कहेंगे कि भाई आप हमें आप आगे आने वाले इस चुनाव में वोट दीजिए, ताकि वो जो काम हमारे अधूरे रह गए हैं, पेंडिंग रह गए हैं, उन्हें हम आने वाले समय में पूरा कर लें। ये तो वो हो गए जो रूलिंग कैंडिडेट होंगे। जो दूसरे अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे वो हमें कैसे लुभाने की कोशिश करेंगे, वो हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने किस किस तरीके से फंड्स का मिसयूज करा, अपने कौन कौन से वायदे नहीं पूरे करे, जनता को धोखे में रखा। तो हमें उन्हें वोट क्यों नहीं देना चाहिए और दूसरे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें मौका नहीं दिया और वो पूरी तरह से ईमानदार थे और निष्पक्ष थे, तो अब की बार हमें उन्हें मौका देना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स जो होते हैं, चाहे वो बहुत सारी मल्टी पार्टी, क्योंकि हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, खड़े होते हैं, वो अपने अपने तरीके से जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में वो कई बार बड़े मजेदार स्लोगन ले आते हैं, जो स्लोगन वो सोचते हैं कि लोगों के जहन में लंबे समय तक रहेंगे और जब लोग वोट करने जाएंगे तो उस स्लोगन का लोगों पर इन्फ्लुएंस रहेगा। जैसे कि जब हमारे देश में कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर लीड करती थी, तो एक स्लोगन आया, गरीबी हटाओ। 1977 में जनता पार्टी ने स्लोगन करे, सेव डेमोक्रेसी या लैंड टू टिलर्स। इसी तरह एक और स्लोगन आया तेलुगु देशम से कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस। इस तरह से ये अच्छे अच्छे जो कैची स्लोगन्स होते हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन स्लोगन्स के जरिए हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो अब जो हमारे ये इलेक्शन कमीशन है, हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर दायरे में काम करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के अनुसार। कि जैसे कि अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन हो रहा है, तो एक कैंडिडेट इन 2 हफ्तों के समय में 25 लाख से ज्यादा रुपए नहीं खर्च कर सकते। और अगर विधान हमारे असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, जिनसे हम विधान परिषद बोलते हैं, तो वो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा इस कोड ऑफ कंडक्ट में उनको बहुत सारे कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। जैसे क्या, वो किसी भी वोटर को रिश्वत नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते, किसी से भी धर्म के नाम पर या कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, किसी भी गवर्नमेंट के रिसोर्स का यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है वो वहां पर, या वर्शिप का प्लेस है, वो वहां पर जाकर वोट की अपील नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी, जैसे कि प्रोग्रेस प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए कि फ्लाईओवर बनना है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, या कोई सा भी प्रोजेक्ट है, उसकी कोई भी फाउंडेशन को वो नहीं रख सकते विद इन दीज 15 डेज। कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे वो वोटर को ये जताने की कोशिश करें कि हमने आपके लिए ये काम किया है, तो अब आपको हमें वोट देना चाहिए। तो इन 15 दिनों में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में आचार संहिता बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा हर कैंडिडेट पर लागू कर दी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।